सुल्ताना डाकू कौन था, उसकी जिंदगी की कहानी क्या है, यही सब बातें हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक ऐसे डाकू की कहानी जो भारत में बहुत मशहूर है, उसका नाम सुल्ताना डाकू है। ये कोई औरत नहीं है बल्कि एक आदमी था। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है वो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। सुल्ताना डाकू आज से 96 साल पहले 7 जुलाई सन 1924 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। सुल्ताना डाकू के धर्म के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो कौन था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो मुसलमान था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने उसे हिंदू धर्म को मानने वाला बताया है। बहरहाल वो सुल्ताना डाकू के नाम से ही मशहूर था। सुल्ताना शुरुआत में छोटी छोटी चोरी करता था। उर्दू के पहले जासूसी नॉवेल और अपने जमाने के मशहूर पुलिस अधिकारी जफर उमर ने सुल्ताना को एक बार गिरफ्तार करने में कामयाब हुए थे, जिस पर उन्हें 5000 रुपए का इनाम भी मिला था। जफर उमर की बेटी हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी नायाब हैं हम में लिखती हैं कि जफर उमर ने सुल्ताना को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उस वक्त सुल्ताना पर चोरी के अलावा हत्या का कोई आरोप नहीं था, इसलिए उसे सिर्फ 4 साल के लिए जेल की कड़ी सजा सुनाई गई थी। जफर उमर ने उसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाले रुपए अपने सिपाहियों और लोगों में बांट दिए थे। इसके बाद जफर उमर ने उर्दू में कई जासूसी नॉवेल लिखे। उनका पहला नॉवेल नीली छतरी था। इसकी कहानी का मुख्य किरदार सुल्ताना डाकू ही था। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को फिर से इकट्ठा किया। उसने नजीबाबाद और साहिनपुर में सक्रिय अपने भरोसेमंद मुखबिरों का जाल बिछाकर लूटना शुरू कर दिया। उसे अपने मुखबिरों के जरिए मालदार लोगों की खबर मिलती थी। सुल्ताना हर डकैती की योजना बड़े ध्यान से प्लानिंग के साथ बनाता था और हमेशा कामयाब लौटता। अपने जमाने के मशहूर शिकारी जिम कार्बेट अपने कई लेखों में सुल्ताना के बारे में लिखा है। जफर उमर के अनुसार सुल्ताना डाकू बड़ा निडर होकर डकैती डालता था और हमेशा पहले से लोगों को बता देता था कि मैं आने वाला हूँ। डकैती के दौरान वो खून बहाने से जहाँ तक हो सकता बचने की कोशिश करता था, लेकिन अगर कोई शिकार उसका विरोध करता और उसे या उसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता तो वो उनकी हत्या करने से भी परहेज नहीं करता था। ये भी मशहूर है कि वो अपने विरोधियों और जिनकी वो हत्या करता था उनके हाथ की 3 उंगलियों को काट डालता था। अमीर साहूकारों और जमींदारों के हाथों पीड़ित गरीब जनता उसकी लंबी जिंदगी के लिए दुआएं मांगती थी और वो जिस जगह से माल लूटा था वहां के जरूरतमंदों में बंटवा देता था। सुल्ताना की डकैती और आतंक का ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी और वो ये सब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो उन्होंने भारतीय पुलिस के जरिए सुल्ताना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबिरों और गरीब देहातियों की मदद की वजह से वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। फिर अंग्रेजों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटेन से फ्रेडी यंग नामक एक तजुर्बेकार अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को भारत बुलाने का फैसला लिया। फ्रेडी यंग ने भारत पहुंचकर सुल्ताना के सभी वारदातों का विस्तार से अध्ययन किया और उन घटनाओं की जानकारी जमा की जब सुल्ताना और उसके गिरोह के लोग पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ साफ बच निकले थे। फ्रेडी यंग को ये पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगा कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबिरों का जाल है जो पुलिस विभाग तक फैला हुआ है। वो ये जान गया कि मनोहर लाल नामक एक पुलिस अधिकारी सुल्ताना का खास आदमी है जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर को उस तक पहुंचा देता है और इससे पहले पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंचे वो अपना बचाव कर लेता है। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी ही होशियारी से योजना बनाई। सबसे पहले उसने मनोहर लाल का ट्रांसफर दूर के इलाके में कर दिया। नजीबाबाद के बुजुर्गों की मदद से सुल्ताना के एक भरोसेमंद शख्स मुंशी अब्दुल रज्जाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज्जाक पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना के छिपने की जगह नजीबाबाद के पास एक जंगल था जिसे कजली वन कहा जाता है। यह जंगल बहुत ही बड़ा और घना और जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन सुल्ताना जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था। उसके रहने की जगह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहाँ दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। सुल्ताना भेष बदलने का भी माहिर था और उसके बदन पर कट के निशान की वजह से उसे देखने वाला कोई शख्स भी जान नहीं पाता था ये सुल्ताना हो सकता है। फ्रेडी यंग ने अब्दुल रज्जाक की मुखबरी के बुनियाद पर सुल्ताना के चारों तरफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। मुंशी अब्दुल रज्जाक एक तरफ सुल्ताना के संपर्क में था और दूसरी तरफ उसकी हर हरकत की खबर फ्रेडी यंग को पहुंचा रहा था। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को एक ऐसी जगह पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी हुई थी। सुल्ताना जैसे ही मुंशी के बिछाए
हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरिस नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा, लेकिन पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई और उसने भागना चाहा तो एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर राइफल की बट मारकर उसे गिरा दिया और इस तरह सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। इस ऑपरेशन को फ्रेडी यंग लीड कर रहा था, जिसे इस कारनामे के बाद तरक्की देकर भोपाल का आईजी जेल बना दिया गया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले आया। वहां उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, लेकिन अमीरों पर इसका इतना खौफ और जनता में इसके आतंक के चर्चे लंबे समय तक जारी रहे। सुल्ताना अंग्रेजों से बहुत नफरत करता था। इसी नफरत की वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाता था। ये राय बहादुर का टाइटल उस वक्त अंग्रेज सरकार अपने वफादार भारतीयों को दिया करती थी। सुल्ताना एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका था जिससे जनता प्यार करती थी और उसके इस कैरेक्टर की वजह से हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड तीनों इंडस्ट्रियों में उस पर कई सारी फिल्में बनी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।